हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2025-26। चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बजट को समझने से पहले बजट क्या है उसके बारे में समझते हैं। बजट क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, बजट क्या है कि इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर। देखो, अभी फॉर एग्जांपल ये 1 फरवरी को बजट आया। 1 फरवरी को बजट आया। अब ये 1 फरवरी को जो बजट आया ना, 1 फरवरी 2025 को, ये जो बजट है ना, वो 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 31 मार्च 2026 तक, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा, गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा और गवर्नमेंट की कितनी इनकम होगी, जिसको इकोनॉमिकल भाषा में रिसिप्ट्स बोलते हैं। तो कितना खर्चा होगा और कितनी रिसिप्ट होगी, उसका एस्टिमेटेड एक अंदाज है, एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का यहाँ पे लिखा जोखा होता है बजट के अंदर। आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना खर्चा होगा और कितनी रिसिप्ट आएगी, उसका एस्टिमेशन होता है बजट। एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो इंडियन बजट को प्रेजेंट करता है, राइट। हमारा ये जो बजट है ना, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा पार्ट होता है डिमांड फॉर ग्रांट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आने वाले साल के अंदर हम कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उसका लिखा जोखा होता है। और डिमांड फॉर ग्रांट के अंदर हम आने वाले साल के अंदर कहाँ कहाँ पे खर्चा करेंगे, उसका लिखा जोखा होता है। बजट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है और एक होता है डिमांड फॉर ग्रांट, बराबर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम आने वाले साल के अंदर कहाँ कहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उसके बारे में बात की जाती है। और डिमांड फॉर ग्रांट के अंदर हम आने वाले साल के अंदर कहाँ कहाँ पे खर्चा करेंगे, उसके बारे में बात की जाती है। और ये जो रेवेन्यू आएगा और जो खर्चा करेंगे, वो सब हम कौन से अकाउंट में से करेंगे? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कितना पैसा जमा होगा और कितना पैसा विड्रॉ होगा, उसका लिखा जोखा होता है बजट के अंदर। सिंपल, बराबर ना? राइट, ओके। अभी 2018 तक 2018 तक जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, वो बजट को एक लेदर के ब्रीफकेस के अंदर रख के आते थे जब प्रेजेंट करने की बात आती थी तब, और उसको बोलते थे हम बही खाता, बही खाता। और ये लेदर के ब्रीफकेस को अभी मेड इन इंडिया टैबलेट से रिप्लेस किया गया है सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर के अंदर, बराबर ना? ओके। तो अभी पेपरलेस बजट प्रेजेंट होता है और 2018 तक वही खाता के अंदर प्रेजेंट होता था बजट, ध्यान में रखना है, लेदर के ब्रीफकेस के अंदर। ओके। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो बजट वर्ड है ना, वो कोई जगह पे नहीं लिखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट को क्या बोला गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। और वो हम हर साल 1 डे ऑफ फरवरी को लॉन्च करते हैं। हालांकि 2016 तक हम बजट को लास्ट डे ऑफ फरवरी को लॉन्च करते थे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को लॉन्च करते थे। लेकिन 2016 के बाद हम बजट को 1 डे ऑफ फरवरी को लॉन्च करते हैं। सिंपल, बराबर ना? राइट। तो आई थिंक आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी बजट के बारे में। पर बजट क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और उसके अलावा पेपरलेस बजट अभी हम प्रेजेंट करते हैं। आर्टिकल में कोई जगह पे बजट वर्ड का यूज नहीं किया गया है, हम उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग। और 1 डे ऑफ फरवरी को लॉन्च होता है 2016 के बाद, बराबर ना? ओके। चलो, अभी अगर मैं बात करूँ यूनियन बजट 2025-26, यस, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो बजट लॉन्च हुआ वो 1 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ, राइट। और ये जो बजट सेशन था पार्लियामेंट के अंदर, उसको उसके चेयरमैन कौन रहे? तो लोकसभा के जो हमारे स्पीकर है ओम बिरला जी, बराबर, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर में ये बजट सेशन को हमने पार्लियामेंट में एग्जीक्यूट किया। और उसके अलावा बजट को रिप्रेजेंट पे किसने किया, प्रेजेंट किसने किया? तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, बराबर, उन्होंने ये 95th यूनियन बजट को
प्रेजेंट किया, सिंपल, बराबर ना। ओके। और जिस तरीके से हमने बात की कि इंडिया का जो फिफ्थ पेपरलेस बजट है, बराबर ना, और मेड इन इंडिया टेबलेट की जो जिसको रैप किया गया था रेड कलर कवर के अंदर, बराबर ना, और उसके ऊपर नेशनल एम्बलम को इम्ब्लेजन किया गया था, बराबर ना। आप यहाँ पे देख सकते हो इस फोटो के अंदर, इस तरीके से ये जो रेड कलर का कवर है उसके ऊपर नेशनल एम्बलम दिख रहा है, और उसके अंदर में मेड इन इंडिया टेम्पलेट है, और उसके अंदर पेपरलेस बजट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा, बराबर ना। ओके। और अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच की बात करूं बजट सेशन के दौरान, तो उनकी जो स्पीच थी उसका टाइमिंग था 77 मिनट्स, 1 hour and 17 minutes, बराबर ना। और दिस इज द एट्थ कंसेक्यूटिव बजट प्रेजेंटेशन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का। और अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनका जो लॉन्गेस्ट फुल बजट था 2020 के अंदर 162 मिनट का था, और शॉर्टेस्ट फुल बजट था 134 मिनट का, 1 hour और 14 मिनट्स का, बराबर ना। और शॉर्टेस्ट इंटरिम बजट था बराबर 2024 का 57 मिनट्स का, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो ये जस्ट एक डेटा है, जस्ट आपको एक बार पढ़ लेना है, बराबर ना। ओके। अगर मैं इस साल के बजट की थीम की बात करूं तो इस साल का जो बजट का जो थीम है उसका थीम रखा गया है सबका विकास, डेवलपमेंट फॉर ऑल, बराबर ना। और यहाँ पे अगर मैं निर्मला सीतारमन जी ने इस साल के बजट के अंदर जो स्लोगन उन्होंने बजट को प्रेजेंट करते समय बोला था, अगर उस स्लोगन की बात करूं कि अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, एक कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल, बराबर ना। यस, तो ये चीज के ऊपर फोकस करते हुए इस साल के बजट को प्रेजेंट किया गया है, सबका विकास, डेवलपमेंट फॉर ऑल, इस साल के बजट की थीम है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। ओके। चलो अभी हम बात करते हैं फिजिकल पोजीशन, इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो ओके, तो जैसे हमने बात की कि बजट के अंदर आने वाले साल के अंदर टोटल कितना खर्चा होगा उसके बारे में बात होती है, और कितना रेवेन्यू होगा जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट्स, बराबर ना, कितना इनकम होगा उसके बारे में बात होती है। तो इंडिया की अगर मैं फिजिकल पोजीशन की बात करूं तो इस साल के बजट के अंदर बोला गया है कि 2025-26 के अंदर जो टोटल रेवेन्यू होगा, टोटल रिसिप्ट, इंडिया की जो टोटल इनकम होगी वो 34,96,000 के आसपास होगी, बराबर, अप्रोक्सीमेटली 35 लाख करोड़। अगर मैं टोटल रिसिप्ट की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 35 लाख करोड़ के आसपास इंडिया की टोटल इनकम होगी 2025-26 के अंदर। और उसके कंपैरिजन में अगर मैं खर्चे की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 50.65 लाख करोड़ इंडिया का खर्चा होगा, बराबर ना। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 15.5 लाख करोड़, 15.5 लाख करोड़ का इंडिया को बाहर से लोन लेना पड़ेगा, बराबर ना, जिसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। कि भाई हमारा जो इनकम है 35 लाख करोड़ है और हमारा जो खर्चा है वो 50.65 लाख करोड़ है, तो ये इनकम और खर्चे को सेम करना पड़ेगा ना, तो इंडिया को बाहर से 15.5 लाख करोड़, 15.5 लाख करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, आगे हम पढ़ेंगे, बराबर। और ये जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो हमारे टोटल जीडीपी का 4.4% इस बार एस्टिमेट किया गया है, कितना, टोटल जीडीपी का 4.4% फिजिकल डेफिसिट, ध्यान में रखना है, बराबर ना। राइट। तो ये हमारी फिजिकल पोजीशन रहने वाली है आने वाले साल के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस बजट। ओके। और इस साल के जो बजट के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको बात किया कि इस साल का जो बजट है वो उसका थीम है सबका विकास, और बजट के अंदर किसके ऊपर फोकस किया गया है, विकसित भारत के ऊपर फोकस किया गया है, हमको 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है, तो उसके ऊपर फोकस किया गया है। तो हमारा जो टारगेट है अल्टीमेटली जीरो पॉवर्टी, 100% क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, fully skilled workforce, 70% women in the economic activities and India is a global food basket, बराबर ना। तो ये हमारे टारगेट्स हैं जिसको अचीव करना है 2047 तक, तो उसके ऊपर फोकस किया गया है। और अगर मैं कुछ शॉर्ट टर्म की फोकस एरिया की बात करूँ तो अल्टीमेटली ज्ञान के ऊपर फोकस किया गया है, ज्ञान के ऊपर, ज्ञान मतलब गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी के ऊपर फोकस किया गया है। अभी इसमें 10 ब्रॉड सेक्टर्स हैं किस तरीके से ज्ञान के ऊपर फोकस करना है, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ को स्पर करना है, उसके अलावा रूरल प्रोस्पेरिटी को स्ट्रेंथन बनाना है,
इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल के ऊपर फोकस करना है, एडवांसिंग मैन्युफैक्चरिंग इन मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस करना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को सपोर्ट करना है, और एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन डेवलपमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट इन द पीपल एंड इनोवेशन, इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड फोस्टरिंग इनोवेशन। ये 10 ब्रॉड सेक्टर्स के ऊपर काम करना है हमको इस साल, ताकि हम ये ज्ञान के ऊपर फोकस कर सके। गरीब, युवा, अन्नदाता मतलब फार्मर, और नारी, ये ज्ञान के ऊपर फोकस करना है। सिंपल, बराबर ना? ओके। और कुछ डेवलपमेंट एरियाज की बात करूँ तो बजट के अंदर कुछ की इंजिन जिसको जिसके ऊपर हमने इस साल फोकस किया है बजट के अंदर, तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस किया है, बराबर ना? राइट। अभी अगर मैं बजट का पूरा ओवरव्यू आपको समझाऊँ ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो, बजट के अंदर बजट के अंदर आने वाले साल में कितना इनकम होगा उसका एस्टीमेट लगाया जाता है, और आने वाले साल में कितना खर्चा होगा उसका एस्टीमेट लगाया जाता है, बराबर ना? अभी इनकम दो तरीके से होता है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक कैपिटल रिसिप्ट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी दो तरीके से होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बराबर ना? राइट। तो बजट में आने वाले साल के अंदर हम कहाँ से इनकम जनरेट करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, और आने वाले साल के अंदर हम कहाँ से कहाँ पे खर्चा करने वाले हैं उसके बारे में बात किया गया है। इनकम दो तरीके से आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, और खर्चे भी दो तरीके से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट। ओके। अभी रेवेन्यू रिसिप्ट वो फर्दर दो टाइप के होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स फर्दर दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बराबर ना? राइट। तो ये पूरा एक ट्री जैसा बनता है, बराबर ना? कि भाई रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब सरकार का ऐसा पैसा, ऐसी इनकम कि जिसको कलेक्ट करने के लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिंपल भाषा में अगर बात करें कि सरकार का ऐसा पैसा जिसको कलेक्ट करने के लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बराबर ना? इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। ओके, वो ऑटोमेटिकली आने ही वाला है रेवेन्यू रिसीप्ट, बराबर ना? लोग इनकम जनरेट करेंगे तो इनकम टैक्स देंगे, लोग कोई चीज परचेस करेंगे तो वो जीएसटी देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स देंगे, मतलब वो ऑटोमेटिकली आने वाला है। सिंपल, बराबर ना? ओके। उसके अलावा अगर मैं नॉन टैक्स की बात करूँ तो नॉन टैक्स से कैसा पैसा आता है सरकार का, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि सरकार ने किसी चीज को किसी चीज के ऊपर फाइन लगाया, फॉर एग्जाम्पल हम हेलमेट पहन के नहीं घूमते तो सरकार हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल 500 रुपया लेती है, तो सरकार का ऐसा ऐसा इनकम हो गया कि फाइन के माध्यम से आया, बराबर, कोई पेनल्टी के माध्यम से आया, किसी के ऊपर उसने पेनल्टी लेकर उसके माध्यम से सरकार को पैसा जनरेट हुआ। उसके अलावा सरकार की बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहाँ पे वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को बेचता है, बराबर ना? तो उसके माध्यम से उसका जो पैसा आता है, तो सरकार का ऐसा इनकम कि सरकार जो सर्विस प्रोवाइड करती है और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, बराबर ना? ओके, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट, बराबर ना? रेवेन्यू, इसको बोलते हैं नॉन टैक्स रिसीप्ट, बराबर ना? ओके। राइट। तो सिंपल, रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार की दो तरीके से आती है, टैक्स और नॉन टैक्स के माध्यम से, बराबर। अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं, कैपिटल रिसिप्ट भी दो टाइप की होती है, एक डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है नॉन डेप्ट। अभी इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम बजट के थोड़ा फ्लो डायग्राम देख लेते हैं फ्रेंड्स। बजट बजट में बजट क्या है कि आने वाले साल में हम कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, और आने वाले साल में हम कहाँ कहाँ पे खर्चा करेंगे उसका लिखा जोखा होता है, बराबर ना? अभी इनकम दो टाइप की है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। खर्चे भी दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर। ओके। टोटल खर्चा हमारा 50.65 लाख करोड़ होने वाला है। टोटल खर्चा हमारा कितना होने वाला है? 50.65 लाख करोड़। टोटल इनकम हमारी टोटल इनकम हमारी
35 लाख करोड़ के आसपास होने वाली है। 35 लाख करोड़ के आसपास होने वाली है इस साल के बजट के अंदर, ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है। अभी ये जो टोटल इनकम है ना, इसमें हमने बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया है। बोरोइंग इज एक्सक्लूडेड। बोरोइंग इज एक्सक्लूडेड, राइट। ओके। अभी ये जो इनकम है वो एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट के माध्यम से और कैपिटल रिसिप्ट के माध्यम से होने वाली है। अभी रेवेन्यू रिसिप्ट के माध्यम से कैसे इनकम होगी? तो रेवेन्यू रिसिप्ट के माध्यम से टैक्स और नॉन टैक्स के माध्यम से सरकार की इनकम होगी, बराबर। कैपिटल रिसिप्ट के माध्यम से कैसे इनकम होगी? तो कैपिटल रिसिप्ट के माध्यम से डेप्ट डेप्ट और नॉन डेप्ट से सरकार की इनकम होगी। अभी देखो, कैपिटल रिसिप्ट दो टाइप है। अभी टैक्स के माध्यम से जितना कलेक्शन होगा वो सरकार का कौन सी रिसिप्ट में आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट में। नॉन टैक्स के माध्यम से, अभी नॉन टैक्स मतलब सरकार जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बदले में जो वो सिटीजन के पास से चार्ज लेती है, पेनल्टी लेती है, वो सब कहाँ पे आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर, बराबर ना। सरकार का ऐसा इनकम जिसके पीछे सरकार को मेहनत नहीं करनी पड़ रही, जस्ट ऑटोमेटिकली आ रहा है, बराबर ना, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, सरकार ने कोई जगह पे पुराना इन्वेस्टमेंट करके रखा है और उसका यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल वो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। सरकार ने पुराना कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है और उसका इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे, बराबर ना। ओके। सरकार ने किसी देश को लोन दे के रखा है और वो उसका रीपेमेंट कर रहा है, तो वो भी नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, बराबर ना। ओके, राइट। सरकार ने कोई जगह पे डिस इन्वेस्टमेंट किया, बराबर, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। लेकिन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल टोटल खर्चा कितना है? 50.65 लाख करोड़ का टोटल हमारा इनकम, रेवेन्यू इनकम और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट टोटल हमारा कितना है? 35 लाख करोड़। तो बाकी का 15 लाख करोड़ का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? बोरोइंग करेगी। ये जो बोरोइंग करेगी, और जो बोरोइंग का जो पैसा सरकार के खाते में जमा होता है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, वो कौन से रिसीप्ट में जमा होता है? डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट में जमा होता है, जहाँ पे सरकार क्या करती है? बोरोइंग करती है। ध्यान में रखना है, बराबर ना, राइट। तो जितना भी बोरोइंग करना पड़ता है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। सरकार का क्या है ये? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल, आपको टोटल रिसिप्ट क्या करनी होती है? माइनस करनी होती है। टोटल रिसिप्ट माइनस करनी होती है। लेकिन टोटल रिसिप्ट कौन सी वाली? टोटल रिसिप्ट कौन सी वाली? तो एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, तो अगर हम माइनस करेंगे, जितना पैसा आएगा वो आपको डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट के माध्यम से बोरो करना पड़ेगा, सिंपल, बराबर ना। ओके। अभी अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो खर्चे भी दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू खर्चे और कैपिटल खर्चे। तो ये टोटल मिला के खर्चे कितने हैं? 50.65 लाख करोड़। अभी रेवेन्यू खर्चे की अगर बात करें तो सरकार का ऐसा खर्चा कि जो फ्यूचर में सरकार को इनकम जनरेट करके नहीं देने वाले। फॉर एग्जांपल सरकार कोई वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करती है, तो यहाँ पे सरकार जो गरीब लोगों के पीछे जो स्कीम्स लॉन्च करती है, तो वहाँ पे कोई इनकम सरकार की जनरेट नहीं होने वाली है, बराबर ना, राइट। और उसके अलावा सरकार का ऐसा खर्चा, फॉर एग्जाम्पल सरकार किसी को अपने एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड करती है, बराबर ना, मतलब जितना भी ऐसा खर्चा कि वो फ्यूचर में उसको इनकम जनरेट करके नहीं देने वाली, उसको बोलते हैं रेवेन्यू खर्चे, बराबर ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? सरकार का ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में उसको इनकम जनरेट करके देने वाली है। सरकार ने फॉर एग्जाम्पल कोई रोड बनाया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बराबर, जो फ्यूचर में उसको इनकम जनरेट करके देने वाला है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर ना, ध्यान में रखना है। टोटल मिला के 50.65 लाख करोड़ का कैपिटल टोटल एक्सपेंडिचर है, और इनकम जो रिसिप्ट है टोटल 35 लाख करोड़। जो बाकी का 15 लाख करोड़ है वो हम डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट के माध्यम से बोरो करने वाले हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बराबर ना। तो आप यहाँ पे देखो, अभी टेबल के माध्यम से आपको और क्लियर होगा कि हमारा जो टोटल रिसिप्ट है, जिसमें बोरोइंग्स को काउंट नहीं किया गया, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर बात करें तो 34,20,000 करोड़ है इस साल का जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब ये नॉन डेप कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, 76,000 करोड़ का एस्टिमेटेड है, बराबर। टोटल रिसिप्ट की अगर बात करूँ बोरोइंग्स को इंक्लूड करके, तो जितना खर्चा होने वाला है इतना हमको रिसिप्ट लाना पड़ेगा। तो बोरोइंग्स को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो खर्चा कितना होने वाला है टोटल हमारा? 50,65,000 करोड़। तो हमारा रिसिप्ट भी कितना बनाना पड़ेगा हमको? 50,65,000 करोड़, बराबर ना। ओके। और अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूँ, जो वेलफेयर स्कीम्स के पीछे सरकार खर्च कर रही है, 39,44,000 करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 10,18,000 करोड़, ध्यान में रखना है, बराबर ना। और जो फिजिकल डेफिसिट है सरकार का, वो
15,68,000 करोड़ के आसपास है, जो 4.4% है जीडीपी का, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। रेवेन्यू डेफिसिट किसको बोलते हैं? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से अगर मैं रेवेन्यू इनकम माइनस करूँ तो कितना आया? 5,23,000 करोड़, बराबर, जो 1.5% ऑफ जीडीपी है। और प्राइमरी डेफिसिट किसको बोलते हैं? तो प्राइमरी डेफिसिट मतलब जो फिजिकल डेफिसिट है। अभी फिजिकल डेफिसिट में से अगर मैं जो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है, जो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है, इसको माइनस कर देना है। अगर मैं फिजिकल डेफिसिट में से अगर मैं इंटरेस्ट को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? प्राइमरी डेफिसिट मिलेगा, जो कितना है? 2,92,000 करोड़, जो 0.8% ऑफ जीडीपी है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। राइट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो सरकार अब उसका जितना भी इनकम होने वाला है, बराबर है, टोटल मिला के अगर मैं टोटल रिसिप्ट की बात करूँ तो 50,65,000 करोड़ का उसका टोटल इनकम होने वाला है। अगर मैं बोरोइंग्स को इंक्लूड कर लूँ तो उसमें से स्टेट्स को कितना ट्रांसफर करने वाली है? 25,59,000 करोड़ ट्रांसफर करने वाली है, बराबर ना। राइट। और लास्ट ईयर से 12.5% ज़्यादा ट्रांसफर करने वाली है, ध्यान में रखना है। और अगर मैं जीडीपी ग्रोथ की बात करूँ तो बजट के अंदर एस्टिमेट किया गया कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है 2025-26 का, वो 10.1% रहेगा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, बराबर ना, इन्फ्लेशन को काउंट करते टोटल मिला के 10.1% जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है, बराबर ना। ओके। और ये तो बात की हमने टोटल बजट के आउटलाइन की, भाई कहाँ से हम मतलब कितना पैसा हम कमाने वाले हैं और कितना पैसा खर्च करने वाले हैं। अभी जो पैसा हमने खर्च किया है वो अलग अलग मिनिस्ट्री के पीछे खर्च किया है, पर क्योंकि सारे काम तो हमने अलग अलग मिनिस्ट्रीज में डिवाइड कर दिए हैं, तो टोटल अगर मैं टॉप 13 मिनिस्ट्रीज को अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ कि सरकार ने जो टॉप 30 मिनिस्ट्री के पीछे जो काम जो खर्चा करने की बात की है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पैसा अलोकेट किया गया है, 6,81,000 करोड़। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को 2,87,000 करोड़, रेलवे को 2,55,000 करोड़, कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2,15,000 करोड़, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को 99,000 करोड़ रुपीज का पैसा अलोकेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1,90,000 करोड़ का पैसा अलोकेट किया गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1,08,000 करोड़ का पैसा यहाँ पे अलोकेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को यहाँ पे 96,777 करोड़ रुपीज यहाँ पे अलोकेट किया गया है, बराबर, 2025-26 के अंदर। तो यहाँ पे टॉप 13 मिनिस्ट्रीज कि जिसको सबसे ज्यादा पैसा अलोकेट किया गया है, बराबर, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, बराबर ना। राइट। जो अदर मिनिस्ट्रीज है उनको टोटल मिला के 23 लाख ओके। ओके। तो अगर हम सभी मिनिस्ट्रीज को जो पैसा अलोकेट किया गया है, अगर हम इसका टोटल करें तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 50,65,000 करोड़, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। राइट। ओके। और अगर हम बजट अलोकेशंस जो अलग अलग स्कीम्स के पीछे किए गए हैं, पर अब उसके बारे में बात करें, जो सबसे ज्यादा अलोकेशंस जो स्कीम्स के पीछे किया गया है वो मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के पीछे 86,000 करोड़ का अलोकेशन किया गया है, बराबर ना। जल जीवन मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के पीछे 67,000 करोड़ का अलोकेशन किया गया है। पीएम किसान योजना, जहाँ पे किसान को इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा दिया जाता है, बराबर, साल के अंदर, तो उसके पीछे 63,500 करोड़ रुपीज अलोकेट किया गया है। और समग्र शिक्षा अभियान के अंदर में 41,250 करोड़ रुपीज अलोकेट किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल के अंदर 54,000 करोड़ रुपीज अलोकेट किए गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के पीछे 37,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये रूरल था, ये अर्बन के लिए 23,000 करोड़। और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के लिए 22,600 करोड़। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के लिए 21,000 करोड़। न्यू इम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम पीछे 20,000 करोड़। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 के अंदर जो लॉन्च की गई थी, उसके पीछे 20,000 करोड़। नेशनल लाइवलीहुड मिशन आजीविका के पीछे 19,000 करोड़। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पीछे 19,000 करोड़, बराबर। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जिसके पीछे कितना पैसा अलोकेट किया गया है वो आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। और जिस तरीके से हमने पहले भी बात की थी कि इस साल के बजट के अंदर कुछ इंजिन्स के ऊपर बात किए गए हैं, उसमें से फर्स्ट इंजिन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया है, किस तरीके से क्या क्या लॉन्च करने वाले हैं और क्या क्या जो पुरानी स्कीम है उसके पीछे कितना खर्चा किया, उसके बारे में बात करते हैं।
तो इस साल के बजट के अंदर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को इंट्रोड्यूस किया गया है टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, इरिगेशन एंड क्रेडिट एक्सेस अक्रॉस 100 डिस्ट्रिक्ट्स इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, बराबर ना। तो धन धान्य कृषि योजना के अंडर में क्रॉप को डाइवर्सिफाई करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, इरिगेशन को इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। उसके अलावा रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स टू एड्रेस द अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर, बेनिफिटिंग वुमेन, यंग फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस फैमिलीज, बराबर ना। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है फार्मर कम्युनिटी का, उनके ऊपर फोकस करने के लिए, उनके अंडर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। उसके अलावा 6 ईयर मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सिस, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सिस 6 साल का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, लॉन्च करने वाले हैं, किसके ऊपर, तो तुवेर, उड़द और मसूर के ऊपर, विथ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नफेड एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, प्रोक्यूरिंग देम फ्रॉम द फार्मर्स। तो इस मिशन के अंडर में, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सिस, इस मिशन के अंडर में पर्टिकुलरली 6 साल का एक मिशन है। ये 6 साल तक ये पर्टिकुलर चीजों को नफेड और ये संस्था एनसीसीएफ ये तुवेर, उड़द और मसूर को प्रोक्योर करेगी डायरेक्टली, किसके किसके पास से, फार्मर्स के पास से, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सिस के अंदर में, बराबर ना। ओके। उसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड से उसका जो लोन लिमिट है, जो अभी तक 3 लाख था, वो अभी बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है, बराबर ना। और मखाना बोर्ड बिहार में बनाया जाएगा, मखाना बोर्ड, और मखाना बोर्ड विल बी एस्टेब्लिश इन द स्टेट टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना। तो एक मखाना बोर्ड कहाँ पे बनाने की बात चल रही है, बिहार के अंदर, राइट। और उसके अलावा तो जो हमारा फर्स्ट इंजन है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर हम बजट के अंदर इतना अनाउंसमेंट किया गया है कि धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया जाएगा, एक रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाएगा, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सिस, एक 6 साल का मिशन लॉन्च किया गया है पल्सिस के लिए, पल्सिस को डायरेक्टली प्रोक्योर किया जाएगा फार्मर के पास से, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है, और मखाना बोर्ड को एस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार के अंदर। इतनी चीज़ों को ध्यान पे रखना है फर्स्ट इंजन एग्रीकल्चर के अंदर। अगर मैं सेकंड इंजन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करूं, तो किस तरीके से एमएसएमई के ऊपर इस साल के बजट के अंदर फोकस किया गया है, तो बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं, राइट। तो अगर मैं एमएसएमई की बात करूं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये एमएसएमई जो संस्था है हमारे देश में टोटल 5.7 करोड़ यूनिट्स रजिस्टर्ड है, बराबर ना। और एमएसएमई को हमारे देश में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो अभी तक उसका जो डेफिनेशन था, बराबर, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के अकॉर्डिंग, वो डेफिनेशन के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो क्लासिफाई किया गया था, उसमें 2.5 गुना उसको कर दिया है, इन्वेस्टमेंट को 2.5 गुना लिमिट उसका बढ़ा दिया है, और जो टर्नओवर का जो लिमिट है वो 2 गुना बढ़ा दिया है। कैसे? तो अगर कोई यूनिट माइक्रो एंटरप्राइज है, माइक्रो एंटरप्राइज यूनिट किसको बोलते हैं, कि पहले किसको बोलते थे, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का होता था, बराबर, और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का होता था, इसको माइक्रो एंटरप्राइज बोलते थे। लेकिन अभी किसको बोलते हैं, अभी किसको बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज, जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक का हो जाएगा, और जिसका टर्नओवर 10 करोड़ तक का होगा, बराबर ना, उसको बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। देखो, इन्वेस्टमेंट में 2.5 गुना, ढाई 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 गुना लिमिट बढ़ाया गया, और टर्नओवर में 2 गुना लिमिट बढ़ाया गया। स्मॉल एंटरप्राइज अभी तक किसको बोलते थे, जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का, मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का, और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ तक का था, इसको स्मॉल एंटरप्राइज बोलते थे। लेकिन ये जो रिवाइज डेफिनेशन बोला लॉन्च की गई, उसके अकॉर्डिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस को बोलेंगे जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से 25 करोड़ तक का होगा, और जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से 100 करोड़ तक का होगा, इसको स्मॉल एंटरप्राइज बोलेंगे। मीडियम एंटरप्राइज किसको बोलेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट, पहले किसको बोलते थे, जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का, बराबर, उसको मीडियम एंटरप्राइज बोलते थे, और जिसका टर्नओवर
50 करोड़ से 250 करोड़ तक था और उसको मीडियम एंटरप्राइज बोलते थे, बराबर ना। ओके, लेकिन अभी किसको बोलेंगे कि जिसका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से 125 करोड़ तक का होगा और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से 500 करोड़ तक का होगा, बराबर ना। राइट। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो माइक्रो एंटरप्राइज ऐसी एंटरप्राइज है जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक का होना चाहिए और टर्नओवर 10 करोड़ तक का होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइज ऐसी एंटरप्राइज होगी जिसका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक का होना चाहिए और टर्नओवर 100 करोड़ तक का होना चाहिए। और मीडियम एंटरप्राइज ऐसी एंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ का होना चाहिए और टर्नओवर कितना तक का होना चाहिए, 500 करोड़ तक का होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का है, बराबर, और उसका टर्नओवर 600 करोड़ का है, तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा? तो अभी देखो, इन्वेस्टमेंट अगर 100 करोड़ तक का है तो वो ये क्राइटेरिया में फिट हो जाएगा, मीडियम एंटरप्राइज वाले। लेकिन उसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो ये दोनों चीज को फॉलो करना पड़ेगा। टर्नओवर भी 500 करोड़ से कम होना चाहिए था, अगर वो टर्नओवर भी 500 करोड़ से कम होता तो वो मीडियम एंटरप्राइज कैटेगरी में आ जाता, लेकिन टर्नओवर 600 करोड़ है तो वो मीडियम एंटरप्राइज में नहीं आएगा, वो हैवी इंडस्ट्रीज में आएगा, सिंपल, बराबर ना। ओके, राइट। तो एमएसएमई की जो क्राइटेरिया है उसको रिक्लासिफाई किया गया है, वो ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अलावा जो हमारा थर्ड इंजिन वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। गवर्नमेंट बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है इस साल। और अगर हम उसमें सबसे पहले बात करें, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 प्रोग्राम, इसके अंदर में न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है टू ओवर 8 करोड़ चिल्ड्रन, 1 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एंड मदर्स को, एंड 20 लाख एडल्ट्स एंड गर्ल्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। तो सक्षम आंगनवाड़ी बनाई जाएगी और पोषण 2.0 प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके अलावा 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स एस्टेब्लिश की जाएगी नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, जहाँ पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसके ऊपर यहाँ पे रिसर्च किया जाएगा। रिसर्च, और उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करने का यहाँ पे फैसिलिटी भी मिलेगा। उसके अलावा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को लॉन्च किया गया है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड द डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर द स्कूल एंड हायर एजुकेशन, राइट। उसके अलावा 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर द स्किल्स बनाए जाएंगे। और ये जो आईआईटीज के जो कैपेसिटी है उसको एक्सपांड किया जाएगा। और उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जाएगा 500 करोड़ के खर्चे के ऊपर। मेडिकल एजुकेशन सीट्स विल बी ग्रो बाय 130% इन 10 ईयर्स, बराबर ना। तो ये कुछ ऐसे खर्चे किए जाएंगे जो फ्यूचर में हमको अ, हमारी इनकम जनरेट करके देगी। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। ये इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, राइट ना। और उसके अलावा गवर्नमेंट भी विल सेट अप द डे केयर कैंसर सेंटर्स in all district hospital within the 3 years with the 200 centers planned for the 2025-26, बराबर ना। तो इस साल के अंदर 200 सेंटर को प्लान किया गया है, लेकिन आने वाले 3 साल के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर डे केयर कैंसर सेंटर्स को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है, बराबर ना। ओके, राइट। और जो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर में जो एलिजिबल जो स्ट्रीट वेंडर्स है जिनको अभी तक 10,000 तक की लोन मिलती थी, अभी उनकी जो लोन लिमिट है वो बढ़ा के 30,000 तक की कर दी है, बराबर ना। और यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड उनको मिल सकता है, बराबर ना। ये पीएम स्वनिधि स्कीम के जो स्ट्रीट वेंडर्स, जो एलिजिबल स्ट्रीट वेंडर्स है उनकी बात कर रहे हैं, बराबर ना। ओके। और उसके अलावा अगर हम इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर फोकस किया जाएगा। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जाएगा। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान तैयार किया जाएगा 2025 से 2030 तक का। जल जीवन मिशन को और एक्सपांड किया जाएगा और एक्सटेंड किया जाएगा। और अर्बन चैलेंज फंड लॉन्च करने वाला है। अर्बन चैलेंज फंड का मतलब 1 लाख करोड़ का एक फंड होगा टू इम्प्लीमेंट फॉर द सिटी ग्रोथ, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, और फाइनेंसिंग अप टू 25% ऑफ द कॉस्ट। इस फंड में से एक, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सिटी को रीडेवलपमेंट करना है तो उसको जितना भी कॉस्ट होगा उसमें से 25% का फाइनेंसिंग मिलेगा, बराबर ना, राइट। और उसमें से 10,000 करोड़ अलोकेट किए गए हैं 2025-26 के लिए। अर्बन चैलेंज फंड ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर द विकसित भारत, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस किया गया है। एम रखा गया है कि हम 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी 2047 तक जनरेट करें। और बहुत सारे जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग एक्ट है लाइक एटॉमिक एनर्जी एक्ट, सिविल लाइबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इसके अंदर अमेंडमेंट किए जाने वाले हैं, बराबर ना, राइट। और 20,000 करोड़ का मिशन लॉन्च किया गया फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स with 5 indigenously developed SMRs operational by 2033, बराबर ना, राइट। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हम इंडिजिनियसली डेवलप करें, उसके लिए R&D के ऊपर
20,000 करोड़ का मिशन लॉन्च किया गया है, बराबर ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस किया गया है इस साल के बजट के अंदर, बराबर ना। ओके। और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ये फंड भी एक लॉन्च किया गया है, 25,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया है। और लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए विद अप टू 49% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड द रिमेनिंग फंड्स विल बी मोबिलाइज फ्रॉम द पोर्ट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर, बराबर ना। तो 25,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, मैरीटाइम एरिया को डेवलप करने के लिए, सिंपल, बराबर ना। राइट। और स्वामी फंड टू, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड टू, स्वामी फंड टू लॉन्च किया गया है। 50,000 हाउसिंग यूनिट्स कंप्लीटेड अंडर द स्वामी एडिंग मिडिल क्लास फैमिली। और स्वामी फंड टू विथ 15,000 करोड़ एम्स टू कंप्लीट द 1 लाख मोर यूनिट। देखो अभी तक 50,000 हाउसिंग यूनिट्स को बनाया गया है स्वामी ये स्कीम के अंडर में, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग के अंदर में। और अब ये स्वामी फंड टू लॉन्च किया गया है जिसमें 15,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, जिसमें 1 लाख और हाउसिंग यूनिट्स को तैयार करना है, बराबर ना। राइट। और इनोवेशन के अंदर इन्वेस्टिंग किया गया है, इनोवेशन के लिए अलोकेशन ऑफ 20,000 करोड़ फॉर द प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव्स। तो रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन इनिशिएटिव्स के लिए 20,000 करोड़ रुपीज अलोकेट किया है यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च के लिए ध्यान में रखना है, बराबर ना। PM Research Fellowship, 10,000 fellowship will be provided over the next 5 years for the technological research in IITs and IISc with the increased financial support, बराबर ना। राइट। तो ये ध्यान में रखना है, PM रिसर्च फेलोशिप और इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए, बराबर ना, R&D के लिए। ओके। उसके अलावा नेशनल जियो स्पेशल मिशन लॉन्च किया जाएगा टू डेवलप द फाउंडेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा। इट विल बी यूज द PM गति शक्ति टू मॉडर्नाइज द लैंड रिकॉर्ड, अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिजाइन, बराबर। तो जो PM गति शक्ति प्लान हम लॉन्च कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको और ज्यादा इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल जियो स्पेशल मिशन लॉन्च करने वाले, बराबर ना। टू डेवलप द फाउंडेशनल जियो स्पेशल स्ट्रक्चर और डेटा, बराबर ना। ओके। ओके, तो जो हमारा थर्ड इंजन था इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ पे करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करके क्या डेवलप करने वाले उसके बारे में हमने बात की, बराबर। किस तरीके से हम इकोनॉमी में अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है, बराबर ना। कौन कौन से फंड नए नए लॉन्च करने वाला है, बराबर ना, उसके बारे में हमने बात की, राइट ना। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर कैसे फोकस करने वाला है, राइट। ओके। अभी जो हमारा फोर्थ इंजन है वो एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, इस इंजन के अंडर में हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया है टू इनहेंस द एक्सपोर्ट क्रेडिट, सपोर्ट MSMEs एंड टैकल द नॉन टेरिफ बैरियर्स, बराबर। उसके अलावा भारत ट्रेड नेट एस्टेब्लिश किया जाएगा एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग। अभी देखो, जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग को हैंडल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात चल रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, भारत ट्रेड नेट, बराबर, ध्यान में रखना है। ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, ग्लोबल लेवल पे जो सप्लाई चेन है उसको इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। उसके अलावा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर द ग्लोबल कैपेसिटी कैपेबिलिटी सेंटर्स, ये बनाने जाने की बात चल रही है, बराबर, एक फ्रेमवर्क बनाने जाने की बात चल रही है, राइट। ओके। और कुछ टैक्स रिफॉर्म करने वाले हैं ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, सिंपल, बराबर ना। ओके। उसके अलावा इस साल के बजट के अंदर कुछ फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो जो FDI लिमिट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट, जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अभी तक 74% थी, वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 100% कर दी गई है। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो सर्विसेज है उसको एक्सपांड किया गया है रूरल एरिया के अंदर। और उसके अलावा जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं नेफीड, जो एक डेवलपमेंट बैंक है, जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है, बराबर। ये एक पार्शियल क्रेडिट इन्हेंसिंग फैसिलिटी डेवलप करेगी फॉर द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, बराबर ना। उसके अलावा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क लॉन्च किया जाएगा, विल बी सेटअप बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पीपल इन द रूरल एरिया, बराबर। तो जिस तरीके से अभी क्रेडिट स्कोर कैसे हम डिसाइड करते हैं, लाइक सिबिल स्कोर से डिसाइड करते हैं, बराबर ना। तो अगर किसी व्यक्ति का सिबिल स्कोर अच्छा है तो उसको अच्छी लोन मिलती है, तो अभी ग्रामीण लेवल पे ग्रामीण क्रेडिट स्कोर एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, ताकि जो ग्रामीण लेवल पे जो रूरल एरिया के अंदर जो पीपल है, वहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं उनको लोन इजीली मिल सके, बराबर ना। राइट। ओके। तो गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पे फोकस करने वाली इस साल के अंदर,
उसके बारे में हमने बात की, बराबर ना। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर और एमएसएमई के ऊपर, और किस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लिए हैं उसके बारे में हमने बात की, बराबर ना। ओके। और अगर मैं इस बजट का पार्ट बी के बारे में बात करूँ, पार्ट ए के अंदर कौन कौन से एरिया के ऊपर फोकस किया गया था बजट के अंदर, उसके ऊपर हमने बात की। और पार्ट बी के अंदर टैक्सेस के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। और आप सभी को पता है कि डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर सबसे बड़ा बदलाव किया है, इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ परिवर्तन किया है। इनकम टैक्स के स्लैब्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं, राइट ना। आपको पता है ना डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, जो टैक्स सिटीजन से डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, फॉर एग्जांपल जीएसटी की अगर बात करूँ, अगर मैं 10 रुपये का बिस्किट परचेस करूँ, तो वो 10 रुपये का बिस्किट जो मैंने प्राइस वो दुकानदार को दिया ना, उसमें मैंने ऑलरेडी जीएसटी परचेस कर लिया। और मान लिया कि उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 18% जीएसटी लग रहा है, तो ये 10 रुपये जो मैंने पे किया ना दुकानदार को, उसमें 18% क्या है, जीएसटी, वो मैंने दुकानदार को पे किया। दुकानदार मेरी तरफ से वो पैसा गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को वो टैक्स नहीं दे रहा हूँ, दुकानदार के माध्यम से वो टैक्स मैं गवर्नमेंट तक पहुंचा रहा हूँ। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, राइट ना। सिंपल भाषा में जैसे मैंने समझाया। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं, इनकम टैक्स के स्लैब्स के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में समझते हैं। अगर मैं इनकम टैक्स के रिवाइज टैक्स स्लैब के बारे में बात करूं, तो अगर कोई व्यक्ति की इनकम 0 से 4 लाख के बीच में है, तो उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, 0% टैक्स पे करना है। अगर कोई व्यक्ति की इनकम 4 लाख 1 से 8 लाख तक के बीच में है, तो उसको 5% टैक्स पे करना है। 5% टैक्स पे करना है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति की इनकम 8 लाख से 12 लाख के बीच में है, तो उसको 10% टैक्स पे करना है। 12 लाख से 16 लाख के बीच में है तो 15% टैक्स पे। 16 लाख से 20 लाख के बीच में है तो 20%। और 20 लाख से 24 लाख के बीच में है तो 25%। और अगर 24 लाख से ज़्यादा है तो 30%। बराबर, ये टैक्स स्लैब्स है। 0 से 4 लाख के बीच में 0, 4 से 8 के बीच में 5%, 8 से 12 के बीच में 10%, 12 से 16 के बीच में 15%, 16 से 20 के बीच में 20%, 20 से 24 के बीच में 25%, और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये टैक्स की गिनती कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि कोई व्यक्ति की इनकम है ना 12 लाख है। कितना है, 12 लाख नहीं, 12,75,000 कितनी है, कोई व्यक्ति की इनकम कितनी है, 12,75,000, बराबर ना। ओके। तो सबसे पहले उसको जितनी भी उसकी इनकम है, उसमें से उसको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर कोई व्यक्ति की इनकम 12,75,000 है, तो उसमें से सबसे पहले उसको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब अभी उसको टैक्स कितने पैसों पे पे करना पड़ेगा, 12 लाख के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया। अभी 12 लाख मतलब, बोल सकते हैं 12 लाख मतलब ये वाले स्लैब में आएगा। 12 लाख मतलब ये वाले स्लैब में आएगा कि अगर कोई व्यक्ति की इनकम 8 लाख से 12 लाख के बीच में है, तो उसको कितना परसेंट टैक्स पे करना पड़ेगा, 10%। लेकिन गिनती कैसे होती है, तो याद रखना है कि ये जो 12 लाख की जो इनकम है ना उस व्यक्ति की, उसमें वो ये सभी स्लैब में से वो पास होते हुए आएगा। मतलब शुरुआत के 4 लाख के ऊपर उसको कितना परसेंट टैक्स पे करना है, 0%। फिर 4 से 8 लाख मतलब, 4 से 8 लाख मतलब कितना हुआ, बाकी के 4 लाख के ऊपर 5%, 4 लाख का 5% मतलब कितना हो गया, 4 लाख का 10% होता है 40,000, तो 5% कितना हो जाएगा, 20,000। और बाकी के 8 लाख से 12 लाख मतलब 12 लाख की उसकी टोटल इनकम है। 0 से 4, ये 4 लाख के ऊपर तो 0 पे करना पड़ा। 4 से 8 मतलब ये 4 लाख के ऊपर 20,000 पे करना पड़ा। और 8 से 12 ये 4 लाख के ऊपर 10%, 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000। टोटल मिला के 60,000 उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, 12 लाख। लेकिन सरकार ने क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक की है, तो उस व्यक्ति को
कोई भी टैक्स नहीं पे करना, उस व्यक्ति को कोई भी टैक्स नहीं पे कर रहा, मतलब सरकार ने कितना टैक्स फोरगोन कर दिया, 60,000 का टैक्स फोरगोन कर दिया। सरकार ने उस व्यक्ति का 60,000 का टैक्स फोरगोन कर दिया। समझ में आया कि नहीं? चलो मान लिया कि उस व्यक्ति की इनकम फॉर एग्जाम्पल 10 लाख है, 10 लाख है, तो कैसे काउंट करेंगे हम? तो शुरुआत के 4 लाख के ऊपर तो 0%, बाकी 4 से 8 लाख, मतलब ये 4 लाख के ऊपर 5%, मतलब कितना हो गया? 20,000। कितने लाख तक हम आ गए? 8 लाख। अभी और कितना लाख बाकी है? 2 लाख, जो ये स्लेब में आएगा। 2 लाख के ऊपर 10% और कितना पे करना पड़ेगा? 20,000। टोटल मिला के कितना पे करना पड़ेगा? 20 ये और 20 ये, टोटल मिला के कितना पे करना पड़ेगा? 40,000। वैसे 40,000 टैक्स पे करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बोला है अगर उस व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक की है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। मतलब सरकार ने जो उस व्यक्ति को 40,000 टैक्स पे करना था वो सब फॉरगोन कर दिया, माफ कर दिया। राइट? सरकार ने बोला है कि अभी एक इंडिविजुअल पर्सन की जो टैक्स फ्री इनकम है वो कितनी हो गई है? 12 लाख हो गई। जो पहले पहले कितनी हुआ करती थी? 7 लाख हुआ करती थी, अभी वो बढ़ा के कितना कर दिया है? 12 लाख कर दिया है। आई थिंक ये टैक्स फ्री इनकम का मुद्दा आपको समझ में आया होगा। अभी मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति की इनकम 15 लाख है, कितनी है? 15 लाख। अगर कोई व्यक्ति की इनकम 15 लाख है एनुअल इनकम, तो उसके टैक्स की गिनती कैसे होगी? तो शुरुआत के 4 लाख के ऊपर, 0 से 4 लाख के ऊपर 0%, मतलब जीरो टैक्स पे करना है शुरुआत के 4 लाख के ऊपर। फिर नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर, 4 लाख से 8 लाख के बीच में ये जो 4 लाख है उसके ऊपर 5%, तो ये 4 लाख के ऊपर 5%, मतलब कितना पे करना है? 20,000। फिर नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर, ये 8 लाख से 12 लाख वाला जो स्लैब है उसके ऊपर 10%, तो ये 4 लाख के ऊपर 10%, मतलब कितना हो गया? 40,000 हो गया। अभी 12 लाख तक पहुंचे हम, हमारी इनकम तो 15 लाख है, तो ये वाले स्लॉट में और कितने लाख के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा? 3 लाख के ऊपर। 3 लाख का 15% मतलब 45,000। अल्टीमेटली कितना होगा? 85 और 20, मतलब 1,05,000 रुपया। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 1,05,000। अभी बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि 12 लाख तक की तो टैक्स फ्री इनकम है, तो क्या मुझे ये 1,05,000 में से 12 लाख तक कितना टैक्स पे करना पड़ता था? 60,000। क्या मुझे ये माइनस मिलेगा? नहीं, ये वाले केस में आपको माइनस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो गई। 12 लाख तक ही आपको बेनिफिट मिलेगा। 12 लाख से जैसे ही आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी आपको वो 12 लाख वाला टैक्स भी पे करना पड़ेगा। कौन सा वाला? 60,000 वाला। और ये टोटल मिला के आपको 1,05,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। ओके। तो ऐसे होती है टैक्स की गिनती। आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना? तो जो टैक्स फ्री इनकम पहले 7 लाख थी वो अभी बढ़ा के कितनी कर दी है? 12 लाख कर दी है, बराबर ना? ध्यान में रखना है। तो 2014 के अंदर 2.5 लाख की थी सबसे पहले। 2019 के अंदर फिर वो टैक्स फ्री इनकम 5 लाख की। 2023 में ही वो टैक्स फ्री इनकम 7 लाख की। अभी 2025 में वो टैक्स फ्री इनकम कितनी कर दी? 12 लाख कर दी। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, बराबर ना, वो 75,000, मतलब अगर कोई व्यक्ति की इनकम 12.75 लाख है तब तक उसको एक भी रुपया टैक्स नहीं पे करना। लेकिन जैसे ही उसकी इनकम उससे बढ़ जाएगी तो 12 लाख वाला टैक्स भी पे करना पड़ेगा और उससे ऊपर वाला टैक्स भी पे करना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। राइट। और तो जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार ने ये टैक्स को फोरगोन कर दिया। फोरगोन का मतलब सरकार ने टैक्स को माफ कर दिया। सरकार ने अपना लॉस करके ये टैक्स को माफ कर दिया, बराबर ना? इसको बोलते हैं टैक्स फोरगोन। बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म है, बराबर ना? Okay. उसके अलावा कुछ जो टीडीएस कटता है, जो टीसीएस कटता है, उसके अंदर भी कुछ डिफिकल्टीज को इजी कर दिया है। कि जो इंटरेस्ट एग्जेम्पशन फॉर सीनियर सिटीजन वो डबल कर दिया। पहले 50,000 तक का जो इंटरेस्ट मिलता था सीनियर सिटीजन को, तो उनके विड्रॉल के ऊपर पहले कोई भी टीडीएस नहीं कटता था। लेकिन अभी ये लिमिट डबल करके 1 लाख तक का इंटरेस्ट एग्जेम्पशन हो गया है, तो ये बेनिफिट करेगा सीनियर सिटीजन को। और उसके अलावा टीडीएस ऑन द रेंट लिमिट विच इज इंक्रीज फ्रॉम ₹2.4 लाख टू ₹6 लाख। जो पहले रेंट लिमिट के ऊपर जो टीडीएस था वो 2.4 लाख था, वो भी बढ़ा के कितना कर दिया है? 6 लाख कर दिया है, बराबर ना? राइट। तो आ, ये कुछ दो इम्पोर्टेंट चेंजेस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको ध्यान में रखना है। और जो टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स, ये टीसीएस थ्रेशोल्ड ऑन द रेमिटेंसेस अंडर द आरबीआई लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम रेज फ्रॉम 7 लाख टू 10 लाख, बराबर ना? तो टीसीएस जो रेमिटेंस के ऊपर जो कट होता है, बराबर ना, वो जो पहले 7 लाख तक के अमाउंट के ऊपर कट होता था अभी वो 10 लाख के तक के अमाउंट के ऊपर कट होगा। मतलब अगर रेमिटेंस 8 लाख का है तो पहले 7 लाख से लिमिट के बाहर आ गया। ओके। ओके। और अगर मैं बात करूँ टीसीएस,
टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स। अभी देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति ए जो बाहर से रेमिटेंस रिसीव कर रहा है, फॉर एग्जांपल 6 लाख का रेमिटेंस रिसीव कर रहा है, तो अभी तक क्या होता था कि 6 लाख का रेमिटेंस रिसीव करता है तो टीसीएस उसको नहीं पे करना पड़ता था। लेकिन अगर वो 8 लाख का रेमिटेंस रिसीव कर रहा है तो जहाँ पे वो रिसीव करेगा, जो अकाउंट में उसके पैसे जमा होंगे, वहां से उसका टैक्स कट हो जाएगा टीसीएस के फॉर्म में, राइट। लेकिन वो लिमिट बढ़ा के अभी कितनी कर दी गई है, 10 लाख कर दी गई है। मतलब अभी 6 लाख रेमिटेंस रिसीव करे तभी भी टैक्स नहीं कटेगा, 8 लाख रेमिटेंस रिसीव करे तभी भी नहीं कटेगा, 9 लाख करे तभी भी नहीं कटेगा, 10 लाख तक नहीं कटेगा। लेकिन जब 11 लाख रेमिटेंस रिसीव करे तब जाके टैक्स कटेगा। जस्ट सिंपल 7 लाख से ये लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 10 लाख कर दी गई, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको टैक्सेस के अंदर क्या क्या बेनिफिट दिए गए इस साल के बजट के अंदर, बराबर ना, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूँ, बजट के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूँ, तो अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बजट वर्ड का यूज नहीं किया गया है। इंडियन बजट को हम क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, बराबर ना। और एवरी ईयर इट इज प्रेजेंट ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फेब्रुवरी। 2016 तक ऐसा होता था, लेकिन 2017 के अंदर अरुण जेटली जी ने ये जो बजट है उसको फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी को रिलीज करना शुरू किया, बराबर ना, राइट। और बजट इज प्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ फाइनेंशियल बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंशियल बिल मतलब कौन सा बिल, ऐसा बिल कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाली है वो यहाँ पे इस बिल में लिखा चुका होता है। और अप्रोप्रिएशन बिल मतलब गवर्नमेंट का जितना कहाँ पे इनकम आने वाला है वो बिल, उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। तो फाइनेंस बिल सबसे पहले पार्लियामेंट में पास होता है, और उसके बाद फाइनेंस बिल में क्या होता है, यस, द बजट इज प्रेजेंट बाय द मीन्स ऑफ द फाइनेंशियल बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंशियल बिल में क्या होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो एस्टिमेशन लगाया गया है कि भाई गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ कहाँ पे होने वाला है, वो बिल सबसे पहले पार्लियामेंट में पसार होता है। उसके बाद खर्चे का बिल पसार होने के बाद इनकम का बिल पसार होता है, बराबर। हम डेवलप कंट्री है, पहले खर्चे का हिसाब निकलना होता है, उसके बाद इनकम का हिसाब निकलना होता है, बिकॉज जितना इनकम कम होगा उतना हमको बाहर से बोरो करना पड़ेगा, बराबर ना, राइट। और बजट कौन बनाता है, तो जो बजट डिवीजन है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये बजट तैयार करती है, बराबर, ध्यान में रखना है, ओके। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको बजट 2025-26 में अच्छे समझ में आया होगा, राइट ना, ओके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।